हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की प्रश्न बैंक 2021-22 में दिए गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों को समझाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वार्षिक बोर्ड परीक्षा में 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अर्थात 32 अंकों के कुल 32 प्रश्न पेपर में आएंगे। अतः ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है, इसे अंत तक अवश्य देखें। यह भाग 1 है, जिसमें हम रसायन शास्त्र के अध्याय 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। प्रश्न क्रमांक 1, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, उपरोक्त में से कोई या सभी। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर द, उपरोक्त में से कोई या सभी। प्रश्न क्रमांक 2, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लो उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है। 4 विकल्प हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर आ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 3, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवशोषी या विस्फोटक। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, ऊष्माक्षेपी। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? उबलते पानी से जलवाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, एलपीजी का दहन। प्रश्न क्रमांक 5, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। विकल्प हैं 1:1, 2:1, 4:1, 1:2। सही विकल्प है विकल्प नंबर ब, 2:1। प्रश्न क्रमांक 6, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, या सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, या सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है, और विकल्प द है सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर आ, सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है। प्रश्न क्रमांक 7, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, अवक्षेपण अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का या वियोजन अभिक्रिया का। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर द, वियोजन अभिक्रिया का। प्रश्न क्रमांक 8, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर सा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 9, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3, PbNO3 होल ट्वाइस, Pb2NO3, PbN3O होल ट्वाइस। तो सही उत्तर विकल्प नंबर ब, PbNO3 का होल ट्वाइस। प्रश्न क्रमांक 10, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर स, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रहित करना, या वायु का द्रवीकरण, या चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना, या अंतिम तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? लोह पदार्थों में जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना। सही उत्तर है विकल्प नंबर स, बर्फ का पिघलना। प्रश्न क्रमांक 13, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है?
चार विकल्प हैं आपके सामने, एक्वारेजिया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, या अंतिम विकल्प है एक्वस नाइट्रिक अम्ल। सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, एक्वारेजिया या अम्ल राज। प्रश्न क्रमांक 14, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या मिश्रण। उत्तर है विकल्प नंबर ब, अभिकारक। बढ़ते हैं आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस रिक्त स्थान है। उत्तर है हाइड्रोजन गैस या H2। प्रश्न क्रमांक 2, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन रिक्त स्थान कहलाता है। उत्तर है श्वसन या उपचयन, इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। रिक्त स्थान 3, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण रिक्त स्थान है। सही उत्तर है विकृत गंधिता। रिक्त स्थान 4, H2 का योग तथा O2 का ह्रास अर्थात हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना रिक्त स्थान अभिक्रिया कहलाता है। उत्तर है अपचयन या रिडक्शन। रिक्त स्थान 5, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा रिक्त स्थान के निर्माण के कारण होता है। उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। रिक्त स्थान 6, संगमरमर का रासायनिक सूत्र रिक्त स्थान है। तो संगमरमर का भी वही सूत्र है जो चूना पत्थर का होता है। उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3। रिक्त स्थान 7, बिना बुझे चूने का सूत्र रिक्त स्थान है। बिना बुझे चूने का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO, जिसे हम चूना पत्थर को गर्म करके बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को रगड़कर साफ किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर रिक्त स्थान की परत होती है। उत्तर है मैग्नीशियम ऑक्साइड या MgO की भंगुर सफेद परत। बढ़ते हैं आगे, हम आ गए हैं अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के प्रश्न बैंक में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखें। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? विकल्प हैं आपके सामने, नीला थोता, खाने का सोडा, धावन सोडा या जिप्सम। सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, खाने का सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। इसे हम सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का pH मान होता है। 4 विकल्प हैं, 7 से कम या 7 से अधिक या 7 के बराबर या 0। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, 7 से कम। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? NaOH, KOH, NH4OH, C2H5OH। तो इनमें से क्षारक नहीं है विकल्प नंबर द, C2H5OH, जिन्हें हम अल्कोहल भी कहते हैं। तो अल्कोहल क्षारक नहीं होते। बढ़ते हैं आगे, सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न क्रमांक 4, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा। विकल्प हैं आपके सामने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। उत्तर है विकल्प नंबर ब, टार्टरिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 5, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? 4 विकल्प हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। तो सही उत्तर है आपके सामने विकल्प नंबर स, एंटासिड, जिसे हम प्रति अम्ल नाशक भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विकल्प अ, एसिटिक अम्ल, ब, ऑक्जेलिक अम्ल, स, साइट्रिक अम्ल, द, टार्टरिक अम्ल। सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, ऑक्जेलिक अम्ल। बढ़ते हैं आगे, सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न क्रमांक 7, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। 4 विकल्प हैं, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का, व दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक का,
स प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक का, या विकल्प नंबर द दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर है विकल्प नंबर द दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का। प्रश्न क्रमांक 8, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अ कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देना, ब विकल्प खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देना, स विकल्प कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देना, और अंतिम विकल्प द है खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देना। प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर है विकल्प नंबर द्वा खट्टा स्वाद तथा नीले लिटमस को लाल कर देना, यह अम्लों का गुण है। प्रश्न क्रमांक 9, पीएच स्केल की परास है 1 से 10, 0 से 14, 1 से 14 या 0 से 12। सही उत्तर विकल्प नंबर ब 0 से 14, कुल बराबर 15 खाने पीएच स्केल में होते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र है CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रश्न क्रमांक 2, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? उत्तर है नमक अर्थात NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 तथा जल पानी H2O। ये तीन चीजें उत्पाद के रूप में बनती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कैल्शियम फास्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? सही उत्तर है क्षारीय। तभी तो मुंह में बनने वाले अम्ल से हमारे दांत खराब हो जाते हैं और दांतों को ठीक रखने के लिए हम क्षारीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 5, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्तर है गंधीय सूचक। ये गंध परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल तथा क्षारक की पहचान कराते हैं, जैसे लौंग का तेल, जैसे प्याज का रस एवं वेनिला एसेंस। प्रश्न क्रमांक 6, विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थों का उपयोग होता है? अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हमें लगेंगे 2 अभिकारक, वे हैं भुजा हुआ चूना अर्थात CaOH होल ट्वाइस तथा क्लोरीन गैस। प्रश्न क्रमांक 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? उत्तर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड या प्रति अम्लनाशक है जो पेट की एसिडिटी को शांत कर देता है। इसका सूत्र है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। प्रश्न क्रमांक 8, धात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं। सही उत्तर है धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात धात्विक ऑक्साइड को जब पानी में घोला जाता है तो वे क्षार बनाते हैं। बढ़ते हैं आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है साकीय पौधे नेटल के डंक में रिक्त स्थान अम्ल उपस्थित होता है। साकीय पौधे नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसके संपर्क में आने पर हमारी त्वचा में जलन और खुजली मचने लगती है। रिक्त स्थान 2, कठोर जल को मृदु करने के लिए रिक्त स्थान यौगिक का उपयोग होता है। उत्तर धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात Na2CO3 × 10H2O। आप इन दोनों में से कोई एक उत्तर लिखकर आ सकते हैं। रिक्त स्थान 3, अम्लीय वर्षा का पीएच मान रिक्त स्थान होता है 5.6 से कम। प्रश्न क्रमांक 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, अर्थात NaHCO3 का नाम हमें बताना है, वह है बेकिंग सोडा अर्थात खाने का मीठा सोडा। रिक्त स्थान 5, सिरके में रिक्त स्थान अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल अर्थात CH3COOH पाया जाता है, इसे हम विनेगर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल खटास पैदा करने तथा आंवले के अचार तथा मुरब्बे को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान नंबर 6, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर रिक्त स्थान के विभिन्न रूप हैं। ये तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 के अलग अलग रूप
हैं। रिक्त स्थान 7 अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल तथा क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। रिक्त स्थान 8 अधात्विक ऑक्साइड रिक्त स्थान प्रकृति के होते हैं। समस्त अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय या एसिडिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं। रिक्त स्थान 9 लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब यह रिक्त स्थान रंग का होता है, बैगनी रंग का। मूल रूप से लिटमस विलयन बैगनी रंग का होता है, जिसे लाइकेन नामक सहजीवी पौधे से बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है तब यौगिक बनता है, उसे रिक्त स्थान कहते हैं। सही उत्तर है लवण। बढ़ते हैं आगे। सही जोड़ी मिलाइए, अर्थात अध्याय 2 की सही जोड़ियां जो 5 से 8 अंकों में प्रश्न पत्र में आएंगी। चलिए मिलाते हैं इन्हें हम। पहली जोड़ी है खट्टे दूध या दही में होता है लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान होता है 7 से कम। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच होता है 7 से अधिक, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। और अंतिम है 5 क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। वे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। बढ़ते हैं हम अध्याय 3 धातु एवं अधातु की ओर। यहां हम प्रश्न बैंक 20, 21, 22 में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तरों को जानेंगे। शुरुआत करते हैं हम सही विकल्प के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमकहीनता या तन्यता। प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर है विकल्प नंबर सा, चमकहीनता का गुण धातुओं में नहीं पाया जाता, यह तो अधातुओं का गुण है। प्रश्न क्रमांक 2 वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड। सही उत्तर है विकल्प नंबर सा, सिल्वर सल्फाइड, अर्थात Ag2S की काली परत चांदी के ऊपर चढ़ जाती है और चांदी का संक्षारण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आयोडीन। तो आपको याद आ गया विकल्प नंबर द, आयोडीन एक चमकीली अधातु है। प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या कॉपर। तो विकल्प है हमारा सही सा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों तरह के ऑक्साइड बनाती है। प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अर्थात पारा या मरकरी अवयव के रूप में होता है? पीतल, कॉपर, अमलगम या स्टील। सही उत्तर है विकल्प नंबर स, अमलगम, अर्थात पारे के साथ बनी मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? क्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन या आयोडीन। तो द्रव अवस्था में मिलने वाली अधातु है ब्रोमीन, जबकि आयोडीन ठोस अवस्था में मिलने वाली अधातु होता है। बाकी 2 अधातुएं गैस अवस्था में मिलती हैं। प्रश्न क्रमांक 7 जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो धातु और अम्ल की क्रिया के बाद बनने वाली गैस है हाइड्रोजन, जो ज्वाला में फट फट की ध्वनि से जलती है। बढ़ते हैं आगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। प्रश्न क्रमांक 1 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। वे 2 धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम। इन्हें हम अतिक्रियाशील धातुएं भी कहते हैं। इन्हें हमें केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 2 एक्वारेजिया अर्थात अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है?
तो अम्लराज में HCl और HNO3 3:1 में पाए जाते हैं। यहां सावधानी क्या रखना है, अगर पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बाद में सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिखा है जैसा कि प्रश्न में, तो अनुपात होगा 3:1, और अगर पहले नाइट्रिक अम्ल और बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हो तो आप अनुपात लिखेंगे 1:3, अर्थात अम्लराज में 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 होता है। प्रश्न क्रमांक 3, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? उत्तर है प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। प्रश्न क्रमांक 4, अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम पारे या मरकरी के साथ बनी मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, यस्दलेपन किसे कहते हैं? यस्दलेपन लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाना यस्दलेपन कहलाता है। रिक्त स्थान क्रमांक 1, मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग में होता है। तो हमें बताना है वह कौन सी मिश्र धातु है जो विद्युत तारों को जोड़ने में काम आती है। उत्तर है सोल्डर। प्रश्न क्रमांक 2, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। वह परत है जंग, जिसका रासायनिक नाम आयरन ऑक्साइड तथा सूत्र Fe2O3 है। यह भूरे रंग की परत है जिससे लोहा खराब हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ रिक्त स्थान होता है। यह हरा पदार्थ है कॉपर कार्बोनेट या CuCO3, अर्थात अगर हम कॉपर के बर्तनों को अगर खुली हवा में छोड़ दें तो वे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं, उनके ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है। यह है संक्षारण और उस परत का नाम है कॉपर कार्बोनेट। रिक्त स्थान क्रमांक 4, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को रिक्त स्थान कहते हैं। मिश्र धातु या एलॉय। रिक्त स्थान क्रमांक 5, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को रिक्त स्थान कहते हैं और उसे कहते हैं सक्रियता या अभिक्रियाशीलता श्रेणी। बढ़ते हैं आगे। अध्याय 3 की सही जोड़ियां मिलाते हैं। सभी धातुएं होती हैं धातु ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके उससे जुड़कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। एनोडीकरण ये एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने का एक तरीका है। इसमें हम एल्यूमिनियम धातु के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा देते हैं। सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। कार्बन धातु अपर रूपता प्रदर्शित करती है। कार्बन की प्रकृति में ढेर सारे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय अपर रूप पाए जाते हैं। और अंतिम जोड़ी है धातु विद्युत की चालक होती है। बढ़ते हैं हम अध्याय 5 की ओर। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण देखेंगे हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षाओं में आ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखें। अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है? तो अष्टक नियम लागू होता है विकल्प नंबर ब, कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद आने वाले तत्वों पर अष्टक का नियम लागू नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 2, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। 4 विकल्प है बढ़ता परमाणु क्रमांक, घटता परमाणु क्रमांक, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान या घटता परमाणु द्रव्यमान। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? क्या इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, या 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, या 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं, या 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जो समूह कहलाती हैं? तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर स। आधुनिक आवर्त तालिका में 18 ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर, या घटते परमाणु क्रमांक के आधार पर, या बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या अंतिम घटते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 5, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अगर हम किसी आवर्त सारणी में
किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो इनमें से कौन सी घटना नहीं होती? गलत। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। सही उत्तर है विकल्प नंबर सा। अगर हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं तो कौन सी घटना देखने को नहीं मिलेगी? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। यह बात गलत साबित होती है, बल्कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगते हैं। तो हमें गलत बात बतानी थी इस प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता रिक्त स्थान है, घटती है। अब आपको ध्यान रखना है, यहां लिखा है दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, लेकिन अगर यहां लिखा होता बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो दाएं से बाएं घटती है, बाएं से दाएं बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 2, उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि यह रिक्त स्थान होती है। सही उत्तर है अक्रिय या निष्क्रिय। रिक्त स्थान 3, आधुनिक आवर्त सारणी में रिक्त स्थान समूह होते हैं। कुल 18 ऊर्ध्वाधर खाने, इन्हीं को हम समूह कहते हैं। रिक्त स्थान 4, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र रिक्त स्थान है। वह सूत्र है 2n वर्ग का सूत्र। इस सूत्र की सहायता से हम परमाणु की प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः रिक्त स्थान घटती है, अर्थात परमाणु आकार में छोटा होता जाता है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है? तो सही उत्तर है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। प्रश्न क्रमांक 2, किसी तत्व दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें उस तत्व का नाम लिखना है जिसके दूसरे कोष में पहले से दुगने इलेक्ट्रॉन है। वह तत्व है कार्बन। इसके पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में दुगने अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो हम जानते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो उत्तर है हमारा न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया। प्रश्न क्रमांक 4, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? त्रिक नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं डॉबराइनर। बोला जाता है डॉबराइनर का त्रिक नियम। प्रश्न क्रमांक 5, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए जो मोसले ने दिया। मोसले के आधुनिक आवर्त का नियम है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाग 2 अवश्य देखिए, जिसमें हमने जीव विज्ञान के अध्याय 6 से 9 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समाहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।